आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट एग्जाम को मात्र 25 दिन बचे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहां पर मैं क्वेश्चन हल करूंगा और आपको सामने वहां पर क्वेश्चन दिखाई भी देगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन वहां पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले एक सरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो इस क्लास से अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन यहां पर कराने वाला हूं, अगर आप इस सेशन को पूरा का पूरा देखते हैं तो आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 5/2 - 2/5 किसके बराबर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आपके सामने प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं देर न करते हुए। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि चाहे तो आप तिर्यक गुणन विधि से इसको बहुत आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। तिर्यक गुणन में क्या करना है कि 5 का इस 5 में गुणा कर देंगे, तो 5 का इस 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 5 × 5 = 25 आ जाएगा। उसके बाद से 2 का इस 2 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, 2 दूना के 4 आ जाएगा। और हर का हर में गुणा कर देंगे, 5 दूना के कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। 25 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21/4 हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप उत्तर में देख रहे होंगे कि 21/4 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं, यानी मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं कि 4 से अगर 21 में भाग दिया जाएगा तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी, तो भाग हमारी 5 बार जाएगी। और शेष कितना बचेगा, तो शेष हमारा 1 बचेगा। भाग किससे दिए थे, 4 से दिए थे, यानी 5 सही 1/4। ठीक है, 5 सही 1/4 हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो आंसर कहीं दिया हुआ नहीं है, लग रहा है हम लोग कहीं से गलती कर दिए हैं। गलती क्या हम लोग कर दिए कि 5 दूना के 10 है और यहाँ पर मैं 4 लिखा हूं। ठीक है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर 10 है हमारा। ठीक है ना, तो जब 10 है तो 10 से इसे 21 में भाग दे रहे हैं। 10 से जब 21 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, तो भाग हमारी जाएगी 2 बार। शेष कितना आएगा, शेष आएगा 1। ठीक है ना, 2 सही 1/10। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। ठीक है, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। आप सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन में, अंत तक जरूर बने रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने वहां दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं बताया हूं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिन प्रश्नों को आपको लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे, अगर आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से फायदा नहीं मिला तो आप कहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का हमसे योगफल पूछ दिया है। यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले क्लास में भी, पिछले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी हम लोग इस टाइप का प्रश्न हल किए थे। समझ लीजिए कि सीटेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है ना कि वो क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलता है, लगभग सेम टाइप का हर बार प्रश्न एक ही टाइप का पूछा जाएगा। जो बच्चा अगर इन मात्र कुछ बचे हुए दिनों में अगर प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से कर लेगा तो उसके अच्छे मार्क को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर जो बच्चा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है
उसका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। पास तो वो भी हो जाएंगे लेकिन बहुत ही बेहतर नंबर से नहीं पास होंगे। ठीक है, तो मात्र 25 दिन बचा हुआ है, आप लोग शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट में लगे रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों वाली, क्वेश्चन आपको वहां दिखाई दे रहा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 ठो 9 लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। बड़ी संख्या जब लिखना रहता है तो जितने अंकों का बड़ा संख्या पूछेगा हमसे उतना 9 लिख दिया जाता है। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या। आगे कह रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो जब छोटी संख्या लिखना रहता है तो उसमें ध्यान देना रहेगा कि सबसे पहले तो जब छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले तो हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद से ध्यान देते हैं कि कितने अंक वाला बोला गया है। तो हमसे 3 अंक वाला बोला गया है तो 1 तो पहले ही लिख दिए, तो 1 अंक तो पहले काउंट हो गया, बचा है 2 अंक तो 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है ना, यानी 2 जीरो और लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 100। और कह क्या रहा है प्रश्न में, तो प्रश्न में हमसे कह रहा है योगफल पूछ रहा है, यानी 2 संख्याओं को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसी को योगफल कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, 9 1 10 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 9 1 10 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चलिए फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, शानदार तरीके से इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने कि 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से, रोल का मतलब मान लीजिए कि एक कोई तार का एक बड़ा डंडा टाइप में है। ठीक है ना, रोल है, यानी रोल मतलब बड़ा डंडा टाइप में है। कह रहा है कि 11 सही 1/4 मीटर, यानी कोई रोल है, तार का कोई रोल है, कितना है 11 सही 1/4 मीटर में दिया हुआ है। हाँ, 11 सही 1/4 मीटर। ठीक है, 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से, कोई एक रोल है उससे 3/4 मीटर के, कितना 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, यानी 3/4, इसमें 3/4 लंबाई के कितने हम टुकड़े काट पाएंगे इस रोल में से। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इस प्रश्न से मैं अलग प्रश्न बना देता हूं, आपको समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे ये हल होगा। मान लीजिए कि सपोज करिए कि इस रोल को दिया रहता कि कोई एक 10 मीटर का एक रोल है। ठीक है ना, एक डंडा एक समझ लीजिए, उस डंडे में से हम लोगों को 2-2 मीटर का एक 2-2 मीटर का एक टुकड़ा काटना है। तो इस 10 मीटर में से हम 2-2 मीटर का कितना टुकड़ा काटेंगे, तो हम उस 2 से उस 10 में भाग दे देंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम कितना टुकड़ा काटेंगे। ठीक है, तो आपके सामने सेम उसी तरह का प्रश्न है, दिया हुआ है कि 11 सही 1/4 मीटर लंबा कोई तार है और इसमें से 3/4 मीटर का हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा हमको काटना है। तो टुकड़ों की संख्या हमसे पूछा है, कुछ नहीं करना है, इसमें हमको इससे भाग दे देना है, यानी 11 सही 1/4 में हमको डिवाइड कर देना है किससे, 3/4 से। तो इसको हम लोग पहले भिन्न में बदल देंगे, सही भिन्न में बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 एक 45/4, ये हो गया हमारा, ये हो गया 45/4। जो अगर भाग में करते क्या है कि गुणा का चिन्ह लगा के और अगली वाली जो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको पलट देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, भाग है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये 3/4 है तो 4 में हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया और 45 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 30, 15 3 45, यानी 15 टुकड़ा हमारा आ जाएगा, 15 टुकड़ा आ जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में सही है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा जाता है हमारे सीटेट एग्जाम में। ठीक है, बस अगर कुछ भी चीज ऐसी जरूरी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना शानदार आपकी तैयारी होती जाएगी। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, फटाफट से उसका आंसर आप लोग बताइए। अगला प्रश्न 4थे नंबर का प्रश्न आपके सामने,
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर आप लोग बताइए, तब तक हम मिटा लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मुझको मेरी मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि लिखा हुआ है कि 1300, लिखा हुआ है कि 1300, क्या लिखा हुआ है, 1300 लिखा हुआ है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, प्लस का निशान दिया हुआ है। 1300 के बाद से फिर क्या लिखा हुआ है, 13 इकाई लिखा हुआ है। 1300 के बाद लिखा है 13 इकाई लिखा हुआ है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, तो 13 इकाई के बाद लिखा है 13 दहाई लिखा हुआ है, इसी में जोड़ रहा है, 13 दहाई जोड़ रहा है। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से दे रहा है 13 दहाई में से 1000 माइनस करने के लिए बोल रहा है। 1000 माइनस करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर वाले को हल कर ले रहे हैं। ऊपर वाला कैसे हल होगा, 1300 लिखा हुआ है, यानी 1300 में इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी 1300 का मतलब 100 से गुणा कर देंगे, 13 गुणे 100 1300 हो गया। और 13 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 13 इकाई में 13 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर 13 लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या लिखा हो, 13 दहाई, 1 दहाई में कितना होता है, तो 10 होता है, तो 13 दहाई में, तो 13 दहाई में 130 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 दहाई में कितना हो जाएगा हमारा, 130 हो जाएगा। बस इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये भी 3 1 4 हो जाएगा, यानी आ गया हमारा कितना, 1443 आ गया। इसमें से माइनस कितना करना है, तो माइनस करना है 1000 माइनस करना है, कर दिया जाए। ये 3 हो गया, ये हमारा 4 आ गया, ये 4 आ गया, यानी 443 आ गया हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने अब दिखाई दे रहा है, फटाफट से उसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने थोड़ा सा वीडियो की पिक्चर क्वालिटी को एक बार थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसका उत्तर आप लोग बताइए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। उत्तर आप लोग फटाफट से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न है। हमको दिया हुआ है, कुछ दशमलव संख्या दिया हुआ है। देखिए मैं आपके सामने प्रश्न लिख भी रहा हूं, लिखा हुआ है कि 0.239। उसके बाद से क्या किया हुआ है कि इसमें कुछ जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है कि 2.93 इसमें जोड़ रहा है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, इसमें से क्या घटा रहा है, 1.29 हम क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। उसके बाद से बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ। बराबर का चिन्ह लगा के क्या लिखा हुआ है, 3.92 लिखा हुआ है और माइनस के लिखा हुआ है। हमको के की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, अगर इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाता है, इस तरह का प्रश्न, तो आप किस तरह से आसानी से लगाएंगे, मैं उसको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो कम से कम समय में हम कैसे हल करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो अगर दशमलव वाला प्रश्न कहीं आ जाता है तो हमको ये कार्य करना पड़ता है कि सबसे पहले तो दशमलव हटाने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसा करें कि दशमलव हट जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आप फटाफट से अपना उत्तर बता देंगे। समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ टाइम लग सकता है। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, पहली संख्या हमारी लिखा हुआ है 0.239। दूसरी संख्या लिखा हुआ है 2.93। तीसरी संख्या हमारे पास दशमलव वाली लिखा हुआ है 1.29। ये 3 संख्या हमारे सामने लिखा हुआ है और ये भी संख्या लिखा हुआ है 3.92 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। ठीक है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ट्रिकी टाइप में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक समझ लीजिएगा इसको
कि हम लोग ट्रिक टाइप में लगा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दशमलव जो दिया हुआ है, दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, तो 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अगर मैं इसको पूर्ण संख्या बनाना चाहूंगा, पूरा का पूरा इसको 239 बनाना चाहूंगा, तो दशमलव को हमें कितना कदम आगे ले जाना पड़ेगा, तो 3 कदम आगे ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसमें दशमलव को 3 कदम आगे बढ़ा दे रहा हूं, दशमलव को 3 कदम आगे बढ़ा दे रहा हूं। क्यों? इसको मैं पूर्ण संख्या बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं दशमलव को 3 कदम आगे बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है ना। तो 3 कदम आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 239, सीधा सीधा संख्या हो जाएगी। अब ये वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन जितना कदम हम एक बार बढ़ा देंगे, सब में उतना ही कदम हमको बढ़ाना है तो अंक 2, हमको बढ़ना है 3 कदम बढ़ जाएंगे, एक शून्य लगा देंगे। ठीक है ना। 3 कदम इसमें भी आगे बढ़ जाएंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, तो 2 तो पहले से है, दशमलव किधर है उससे कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद से मतलब है हमें। तो 2 अंक है, हमें 3 कदम बढ़ना है, तो 2 9 3 और 1 0 बढ़ा लें। ठीक है, हो गया। अगली वाली संख्या को देखिए, अगली वाली संख्या में भी सेम काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1290 हमारा हो जाएगा। सेम काम अगले वाले में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3920 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां से दशमलव गायब हो चुका है और हमारा प्रश्न सिंपल हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। अब जो जो कार्य वो करने के लिए हमसे कह रहा है वो कार्य हम कर देंगे। वो क्या दिया हुआ है कि इन तीनों दशमलव इन 2 संख्याओं को जोड़ रहा था, यहां पर देख रहे होंगे कि इन 2 संख्याओं को जोड़ रहा था, तो हम इन 2 संख्याओं को जोड़ दे रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है जो संख्याएं, इनको जोड़ दे रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए। चाहे तो हम इधर से थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग 3 कदम आगे की तरफ गए हैं। यहां पर मैं लिख ले रहा हूं कि हम लोग कितना कदम आगे गए हैं, तो 3 कदम हम लोग आगे गए हैं। इस मेथड को समझ लीजिएगा, टाइम भले से लग रहा है लेकिन ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप लगाने लगेंगे। ठीक है, देखिए हम इधर का मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, स्थान नहीं है, यहां पर मिटा दे रहे हैं, देखिए मिट गया। अब पहली संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहली संख्या इसको और इसको जोड़ना है, यानी इसको जोड़ना है हमें। तो 239 में किसको हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है 2930 लिखा हुआ है, यानी 2930 हमको पहले ऐड कर देना है। तो ऐड कर दे रहे हैं, कितना हो गया, 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 9 2 11 को 1 हासिल, 1 है 2 1 3 हो गया, इतना हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटाना है उसमें से, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसको घटाना है, तो इसको घटाना है तो यानी कि इसको हमें घटाना पड़ेगा इसमें से हम 1290 घटा दे रहे हैं। कितना बचेगा, 9 बच गया, 16 में से 9 जाएगा 7 हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। ठीक है ना, यानी आ गया 1879 आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इतना सॉल्व कर चुके हैं, यहां से यहां तक सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारा वहां से वहां तक सॉल्व किए हैं तो कितना आया है 1879 बराबर क्या है कि बराबर इस संख्या को हम लोग बदले हैं तो कितना आया है 3920 माइनस के हमारे सामने है। ठीक है, माइनस के है। अब हमको क्या निकालना है कि के की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू निकालना है तो के को मैं इधर ला दे रहा हूं, तो के को जब मैं इधर लाऊंगा तो इसका चिन्ह माइनस है तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी के को जब हम इधर लाएंगे तो के हमारा धनात्मक हो जाएगा, और इसको मैं उधर ले जा रहा हूं तो इसका चिन्ह कुछ भी नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3920 में से क्या हमारा माइनस हो जाएगा, तो 1879 यही माइनस हमारा हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से देखिए ये हमारा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इतना हमारी संख्या आ गई 2041 हमारा संख्या आ चुका है। ठीक है, अब इस संख्या को हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए करेंगे क्या कि हम 3 कदम आगे बढ़े थे, 3 कदम दशमलव के लिए 3 कदम आगे बढ़े थे, तो अब हम अपने पूर्व स्थान पर आ जाएंगे, 3 कदम फिर हम पीछे की तरफ आ जाएंगे।
3 कदम हम कहाँ आ जाएंगे, पीछे की तरफ। मान लीजिए कि दशमलव हमारा जब सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर है, 3 कदम पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी संख्या बन जाएगी 2.041 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.041 हमारा आ गया, पहले 2.041 आ गया। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यानी हमें मिल गया है इसका के का मान तो हमें मिल गया है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि के में क्या जोड़ा जाए। कह रहा है कि अभी ये प्रश्न आगे एक तरफ एक और प्रश्न बना रहा है, कह रहा है कि के में क्या जोड़ा जाए कि वह 3 के बराबर हो जाए। यानी ये दशमलव संख्या है, 2 दशमलव कुछ संख्या है, इसमें क्या जोड़ दें कि 3 के बराबर हो जाएगा। तो नहीं पता, 3 में से घटा दे रहे हैं, इसको पता चल जाएगा। 3 में से इसको घटा दे रहे हैं, चलिए इसको 3 में से हम माइनस कर दे रहे हैं। जो हमारा आंसर आया है, के की वैल्यू जो आई हुई है, इसको हम लोग 3 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। 3 में से हमें कितना माइनस करना है, 3 में से हमें माइनस करना है 2.041। यहां पर दशमलव लगा के 00 लिखा जा सकता है, दशमलव वाले चैप्टर में आप जानते भी होंगे। 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी 1.9 कितना हो गया हमारा, आ गया। कहीं से गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। अच्छा नहीं, हासिल दिए थे ना, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। ये हासिल दिया था तो हमारा ये 0 हो गया, यानी 9.959 आ रहा है, ठीक है ना। 9.959 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। इस ट्रिक को आप आजमा के कितना हूं, दशमलव की कठिन से कठिन प्रश्न आएगा, पहले उसको दशमलव को पूर्ण संख्या में बदल लीजिए, ठीक है ना। और दशमलव के साथ जो क्रिया आप करेंगे फिर अंतिम में उत्तर के साथ वही क्रिया बैक कर जाइएगा, ठीक है ना, वापस कर जाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, आंसर दीजिए, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं बताया था, बहुत शानदार तरीके से बताया था कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि सबसे छोटे सार्वगुणज। पहले तो हम हिंदी वाले शब्द पर जाएंगे। सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज, ठीक है। सबसे पहले हम इसके हिंदी पर जाएंगे, आपको ऐसे लिखना नहीं है परीक्षा में, समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है हमसे। तो कह रहा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यानी जो लोएस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसी को सबसे छोटा कहा जाता है। तो इसको जो सबसे छोटा है इसके लिए मैं यल शब्द का प्रयोग कर दे रहा हूं। सबसे छोटे के लिए यल शब्द का प्रयोग कर दे रहा हूं। सार्व शब्द का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कामन। सार्व शब्द का क्या अर्थ होता है, उभयनिष्ठ या कामन। तो हम लोग कामन शब्द यहां पर लिख दे रहे हैं, कामन के लिए सी का मैं प्रयोग कर दे रहा हूं। और गुणज को आप देखेंगे तो गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है, उसको यम से दिखाया जाता है। यानी हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। आगे और भाषा कुछ दिया होगा, लिखा हुआ है और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, यानी फिर से लिख लीजिए कि सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड की बात कर रहा है। सबसे बड़े सार्वगुणनखंड की, जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार्जेस्ट होता है, हाईएस्ट होता है, बिगेस्ट होता है, ठीक है ना। यानी सबसे बड़े के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हाईएस्ट का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है ना। हाईएस्ट को एच से दिखा दे रहा हूं। सार्व शब्द का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कॉमन लगा दे रहा हूं।
और गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है, यानी मैं एफ लगा दे रहा हूं। यानी एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका हमें उत्तर दे देना है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप वहां प्रश्न देख रहे होंगे। प्रश्न है 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज, ठीक है ना। यानी किसका किसका कह रहा है, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। 60 है पहली संख्या, 72 है, उसके बाद से कितना है 84 है, ठीक है ना। 60, 72, 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज के इसके इन संख्याओं के सबसे छोटे सार्वगुणज, यानी इन संख्याओं के एलसीएम की बात कर रहा है। अब मैं यहां पर एलसीएम नहीं निकालूंगा, एलसीएम निकालना बहुत सिंपल है, आप लोग सीख सकते हैं। अगर आपको एलसीएम के बारे में नहीं पता है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त का मैं बहुत विस्तार पूर्वक एक वीडियो है हमारा, उसमें आप सीख सकते हैं तरीका, ठीक है। तो एलसीएम है, तो जब हम लोग इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2520 आएगा। इसका एलसीएम आएगा कितना 2520। आप लोग इसका एलसीएम निकालेगा 60, 72, 84 का, तो 2520 आएगा। फिर क्या कर रहा, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, यानी इन्हीं संख्याओं का, यानी 60 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया, इन्हीं संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ है 12, ठीक है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है हमारा 12। इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 12 आएगा, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ, तो मैं पिछले वीडियो में आपको सारी चीजें मैं बताया हूं, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब कितना दिन बचा हुआ है, आप कॉन्सेप्ट अगर एलसीएम नहीं जानते, एचसीएफ नहीं जानते तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। तो यानी एचसीएफ निकालना है तो 12 आ रहा है, एलसीएम निकालना है तो इतना आ रहा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो प्रश्न बोल रहा है हमसे कि योगफल बताना है, मतलब इसका और इसका योगफल बताना है, ठीक है ना। तो योगफल हम लोग निकाल दे रहे हैं, 2520 हो गया ये हमारे सामने, और इसमें जोड़ दे रहा हूं मैं 12 जोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 है ही, यानी 2532 हो गया, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन सही है इसमें, देखिए 2532, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए अब स्क्रीन पर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए उसका, ठीक है। आंसर दीजिए, आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जितने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, ये 100% इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इस टाइप का प्रश्न जरूर तैयार करके जाइएगा। इससे पहले जो हम प्रश्न किए उसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, उस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रमा के पास केवल, कोई लड़की है, रमा के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। कोई रमा नाम की लड़की है, रमा नाम की कोई लड़की है, उसके पास दो चीजें हैं, 50 रुपए के कुछ नोट हैं उसके पास और 100 रुपए के उसके पास कुछ नोट है, ठीक है ना। 50 रुपए का नोट है और 100 रुपए का नोट है उसके पास। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है, 50 का कितना नोट है ये हमको नहीं पता है, 100 का कितना नोट है ये भी नहीं पता है, लेकिन टोटल दोनों मिलाकर कितना नोट है उसके पास, तो 25 नोट है, ठीक है ना। 25 नोट उसके पास है, यानी 25 नोट है, ठीक है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है और रुपए 1600 का धन है, यानी टोटल अगर उसका अमाउंट मिला दिया गया, जो 25 नोट से 25 नोट जब करेंसी वो मिलाया होगा तो उसको 1600 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 1600 रुपया आ रहा है। अब उसके पास कितना कितना है हमको नहीं पता है कि 100 की कितनी नोट है, 50 की कितनी नोट है, लेकिन अगर वो मिलाई है तो उसके पास कितना आया है, 1600 रुपए आया हुआ है। अब प्रश्न के आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहा है हमसे, तो उसके पास 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः कितना है,
50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो तरीका से हम लोग यहां पर सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो जो मैं पहला तरीका बताऊंगा वो तरीका हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप कुछ मत करिए, बस जल्दी से ऑप्शन लिख लीजिए। जो 4 ऑप्शन है, जो संख्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है 10 और 15 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है 15 और 10 दिया हुआ है, 15 और 10 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? 20 और 5 दिया हुआ है, 20 और 5 इस सामने हमारे दिया हुआ है। अगला क्या है? हमारे सामने दिया हुआ है 18 और 7 दिया हुआ है, यानी 18 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग मिला लेंगे कि किस नोट जो दिया हुआ है, बस उसकी गणना कर लेते हैं। मान लीजिए कि 50 रुपए का अगर हमारे पास 10 नोट रहेगा तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? तो ये हमारा अमाउंट यहाँ पर 500 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 100 का नोट 15 नोट रहेगा तो अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो अमाउंट यहाँ पर 1500 आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। और 1500 और 500 रुपए जोड़ेंगे तो क्या 1600 होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है कि 15 नोट है, 50 का 15 नोट रहेगा तो कितना हो जाएगा? तो 15 पचे 75 यानी 750 रुपया हो जाएगा। 50 का अगर 15 नोट रहेगा तो 750 रुपए हो जाएगा। और 100 का 10 नोट रहेगा तो 1000 रुपए हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपए हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं, तो 1000 और ये 750 तो कितना हो जाएगा हमारा? 1750 हो जाएगा। 1600 रुपए उसके पास गिना, उसने काउंट किया था तो उसका 1600 रुपए आया था। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगर आपके पास 50 रुपए का 20 नोट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 यानी 1000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। और 100 का 5 नोट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 1500 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर 1600 है तो बिना मिलाए तो ऑप्शन डी करेक्ट ही हो जाएगा। मिला भी लेते हैं। 18 पचे 90 यानी 900 रुपया हो जाएगा। 500 की नोट अगर 18 नोट है तो 900 रुपया हो जाएगा। 100 की नोट 7 नोट है तो वो 700 रुपए हो जाएगा। और 9 7 16, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप गो थ्रू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के सहारे लगाएंगे, क्वेश्चन आसानी से लग गया। चलिए अगर आपके मन में आएगा कि इसको कॉन्सेप्ट से अगर लगाना रहे तब हम क्या करेंगे, तो चलिए कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे लगाएंगे? तो हम कॉन्सेप्ट से हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा और आसानी से हम लोग लगा लेंगे। इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब हमको पता नहीं है कि उसके पास 50 का कितना नोट है, 100 का कितना नोट है। तो मान ले रहे हैं कि 50 रुपए का नोट मैं मान ले रहा हूं कि 50 रुपए का यक्स नोट है उसके पास। 50 रुपए का यक्स नोट है। 100 रुपए का मान ले रहा हूं मैं कि 100 रुपए का कितना नोट है? वाई नोट मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 50 रुपए का उसके पास यक्स नोट है, 100 रुपए का वाई नोट है। हमारे प्रश्न में दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन से समीकरण बना दीजिए, समीकरण को हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि नोटों की संख्या 25 है और हमको पता है कि यहाँ पर एक्स नोट और वाई नोट मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर कितने के? 25 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि ये सोचिए कि 50 रुपए का यक्स नोट है। अगर 50 रुपए का 2 नोट रहेगा तो 50 दूना के 100, 50 रुपए का 3 नोट 50 तिहाई 150, यानी गुणा करके नोटों की उसका धन निकालेंगे। अगर हमको वैल्यू निकालना रहेगा कि 50 का अगर यक्स नोट है तो कितना रुपए मेरे पास? तो 50 गुणे यक्स यानी 50 यक्स रुपए। कितना रुपए? 50 एक्स रुपए हो गया। प्लस 100 रुपए का वाई नोट है तो कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 100 वाई रुपए, और दोनों अमाउंट को मिला देंगे तो 1600 रुपए प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। यही दो समीकरण बन गया। इस दोनों समीकरण को हल करके एक्स और वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। नोटों की संख्या ही पूछा है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स है जो हमारा 50 के नोटों की संख्या है, वाई हमारा 100 के नोटों की संख्या है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का जब समीकरण रहता है तो आप जानते होंगे कि समीकरण को पहले क्या किया जाता है, चाहे तो एक्स की वैल्यू बराबर कर ली जाती है, चाहे वाई की वैल्यू। तो हम एक्स की वैल्यू ही बराबर कर ले रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको कि समीकरण नंबर 3 बना ले रहे हैं। समीकरण नंबर 3 बना रहे हैं और 3 में क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से मैं गुणा कर दे रहा हूं। समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से मैं गुणा कर दे रहा हूं।
तो जब 50 से उसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 50x आ जाएगा ऊपर, प्लस 50y आ जाएगा, और उसके बाद से बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 का जब इसमें 25 में गुणा होगा तो 25 गुणे 50 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। और ये हमारा समीकरण 2 है ही, तो समीकरण 2 को इसके नीचे में लिख दे रहा हूं, 50x प्लस कितना है हमारा 100y है, और बराबर कितना हो जाएगा, कितना लिखा हुआ है 1600 दिया हुआ है ये। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह के समीकरण हल करने में क्या करते हैं कि x की वैल्यू को कटा लेंगे, बस y के वैल्यू में, y के फॉर्मेट में प्रश्न बन जाएगा तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो घटा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसका भी बदल जाएगा और इसका भी बदल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा कट गया। तो अब क्या हो जाएगा कि 100y में से 50y, 50y में से 100y घटाना है तो कितना आ जाएगा, तो -50y हमारा आ जाएगा। विपरीत चिन्ह घटता है, बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो बड़ा कौन है, यानी -50y आ जाएगा। ठीक है, इसका अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 50 का जब गुणा करेंगे 25 में तो 25 25 125 होता है और एक 0 है, तो यानी 1250 आ जाएगा। यानी 1250 में से 1600 घटाना है। हम देख रहे हैं कि 1250 हमारी छोटी वैल्यू है, 1600 बड़ी वैल्यू है, तो उल्टा घट जाएगा। ठीक है, तो यानी 1600 में से 1250 घटा दीजिए, 1600 में से मैं यहाँ घटा दे रहा हूँ, 1600 में से 1250 घटा दे रहे हैं तो 0 हो गया हमारा, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 5 में से 2 गया हमारा 3 हो गया, यानी 350 आ रहा है। कितना आ रहा है, 350 आ रहा है, -350 आ रहा है। कितना आ गया, -350 आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा कि -350 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी कि -350 में -50 से भाग हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 7 आ गई हमारी। अब किसी भी प्रश्न में रख दीजिए। अब यहाँ पर x + y बराबर 25 है, दोनों नोटों की संख्या कितना है, 25 है, और एक संख्या हमको 7 पता चल गया तो दूसरा 18, सिंपल है, 25 में से घट जाएगा। ठीक है, यानी ये y किसका है, 100 के नोटों की संख्या हमारा 7 आ गया, और सिंपली ये 18 हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो तो इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों में, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है ना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 8वें नंबर का प्रश्न है, आपको सामने वहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में, ठीक है ना, एक गोष्ठी है, मान लीजिए संगीत का कोई एक फंक्शन होने वाला है, चाहे कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन होने वाला है, और ठीक है विद्यालय की बात है, तो कह रहा है कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। ठीक है ना, आपको वहां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि वो 9:30 बजे सुबह, AM का मतलब सुबह का टाइम ही होगा। ठीक है, तो 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई है। ठीक है ना, तो 15 मिनट पहले पहुंच गई है, 15 मिनट पहले पहुंच गई है, 15 मिनट पहले पहुंच चुकी है, तो कब पहुंची होगी, तो पहुंची है हमारा 9:15 पर वो पहुंची हुई है। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में आगे बोल रहा है कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, वह अपने सहकर्मी से, यानी इसका कोई हेल्पर होगा जो इनका साथ देता है, ठीक है ना, वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। मतलब जो इनका हेल्पर है वो जिस टाइम आया होगा उससे आधा घंटा पहले ये आ चुकी हैं। और ये कब की आई हुई है हमको पता है, तो ये आई हुई है 9:15 की, यानी वो कब आया होगा तो इसमें आधा घंटा हम प्लस कर देंगे, आधा घंटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब आधा घंटा एक्स्ट्रा होगा तो ये 15 मिनट है, तो यानी 9:45 की बात हो रही है अब। ठीक है, 9:45 AM पर इसकी सहकर्मी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट लेट है। जो इसकी सहकर्मी आई हुई है, इस गोष्ठी के हिसाब से जो गोष्ठी का समय रखा गया था, ठीक है ना, संगीत की गोष्ठी अगर होगी मान लीजिए, जो समय रखा गया निर्धारित किया गया था
उससे ये 35 मिनट लेट कर आ रही हैं। ठीक है, 35 मिनट लेट करके आ रही है, तो हम लोग इसमें से 35 मिनट कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 35 मिनट अगर हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, यानी 9:10 पर। यानी संगोष्ठी का टाइम क्या रखा गया था, 9:10 पर रखा गया था। 35 मिनट लेट वो सहकर्मी 9:45 पर पहुंची और वो 5 मिनट लेट है, वो 5 मिनट 9:15 पर पहुंची हुई है, सविता 5 मिनट यहाँ पर लेट है। ठीक है, हमसे पूछा हुआ था कि संगोष्ठी का टाइम, हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल टाइम बताइए कि संगोष्ठी का एक्चुअल टाइम क्या है। तो संगोष्ठी का आपको एक्चुअल टाइम में बता दिया हूं कि एक्चुअल टाइम हमारा कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9:10 सुबह का मामला है, AM है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 10वें नंबर का, नहीं 9वें नंबर का, सॉरी 9वें नंबर का। इसको फटाफट से इसका आंसर बताइए। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं। कोई विद्यालय है, कोई कॉलेज है, उसमें 28 कमरे बने हुए हैं। कोई कॉलेज है जिसमें 28 कमरे बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक कमरे की बात कर रहा है कि हर एक कमरे में 6 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने पौधे लगे होंगे, तो हम क्या करेंगे कि टोटल 28 कमरे हैं, एक कमरे में 6 पौधा लगा हुआ है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा पौधों की संख्या, तो यानी 28 गुणा में 6 पौधे हो जाएंगे। टोटली हमारे पौधे हो गए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पौधे, अब कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन, प्रत्येक पौधा का मतलब कि एक पौधे की बात कर रहा है, एक पौधा के लिए, अगर एक पौधे की बात कर रहा है, एक पौधे के लिए कितना पानी वो कह रहा है, तो एक पौधे के लिए 180 ml पानी लगता है। एक पौधा में 180 ml पानी लग रहा है। ठीक है, आगे क्या पानी की आवश्यकता है। ठीक है, यदि एक बोतल में, कोई एक बोतल है साइड में रखा हुआ है, कोई एक बोतल है जिसमें कितना ml है, 840 ml पानी है। एक बोतल में 840 ml पानी आ रहा है। ठीक है ना, एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है, तो ऐसी कितने बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिनों तक पानी दिया जा सके। ठीक है ना, ये एक बोतल है जिसमें इतना पानी है। ठीक है ना, इस सबसे पहले तो हम ध्यान दे लेंगे कि जब टोटल पौधों की संख्या ये है और एक पौधा को इतना पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो टोटल मुझे कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी एक दिन में। सबसे पहले तो ये हम लोग जान लें, एक दिन में हमें टोटल कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि 28 गुणे 6 गुणे 180 ml, 180 ml यही पानी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, इनका सबका क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना ही हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई बोतल है जिसमें 840 ml पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, 840 ml पानी भर सकता है, तो एक दिन में कितना बोतल लगेगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक दिन में कितना बोतल हमको पानी देना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया है, जो ये निकला हुआ है यहां से यहां तक गुणा करेंगे तो ये तो हमें निकल जाएगा कि एक दिन में हमें कितने पानी की आवश्यकता है। कोई बोतल है, उसकी धारिता दिया हुआ है कि 840 ml है बोतल। ठीक है ना, तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे हम लोग भाग दे देंगे तो हमें बोतलों की संख्या पता चल जाएगी एक दिन के, यानी 840 से मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूं। ठीक है ना, 840 से भाग दे देंगे तो होगा क्या, देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से हम काट दे रहे हैं, और 14 से काट देंगे, चाहेंगे 14 से भी काट सकते हैं, या चलिए 2 से ही काट रहे हैं, 2 से नहीं 4 से काट दे रहे हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 21 चौक 84 होता है, और 4 सत्ते 28, यानी ये हो गया। ठीक है ना, ये 21 हो गया। 3 से काट देंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया,
और ये कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 हमारा हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 छवे के 36। एक दिन में कितना बोतल लगेगा, तो एक दिन में हमें 36 बोतल लगेगा। 840 ml का कितना बोतल लगेगा, तो 840 ml का 36 बोतल लगेगा। प्रश्न क्या कह रहा है जी, प्रश्न कह रहा है कि ये तो एक दिन का हमारा बोतल की संख्या है और 3 दिन तक हमको पानी देना है, तो 3 दिन तक 36 बोतल लगेंगे। तो यानी 36 में 3 से मैं गुणा कर दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन। 36 में 3 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 छक्का 18 हो गया हमारा, ठीक है। कैरी 1 आ गया, मतलब हासिल 1 है, 3 3 9 1 10, यानी 108 बोतल 3 दिन में लग जाएंगे। 3 दिन में कितना बोतल लग जाएगा, 108 बोतल लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब आप लोग इसका उत्तर बताइए। चलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चलिए उत्तर दीजिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। आंसर बताइए उसका। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये चल रहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। एक आयत है, मैं बना ले रहा हूं, कोई एक आयत है, कोई एक आयत है और कोई एक वर्ग है, कोई एक वर्ग है, ठीक है ना। इनका क्या है कि परिमाप बराबर है, यानी पेरीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है कि दूना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणित भुजा होता है, ठीक है ना, 4 गुणित भुजा होता है, आपको ये पता भी होगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, यानी कोई आयत है और कोई वर्ग है, उन दोनों का पेरीमीटर बराबर है, ठीक है ना। आगे प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, पेरीमीटर बराबर है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग का परिमाप दे दिया है, यानी वर्ग का परिमाप कितना दे दिया है, तो यानी हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। और दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है, 48, किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में है, देखिए सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो 48 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, तो भुजा एक साइड का मान कितना हो जाएगा, तो 48 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 12 सेंटीमीटर का एक वर्ग की भुजा होगी, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर का होगा तो परिमाप 48 हो ही जाएगा, ठीक है। आगे क्या प्रश्न कह रहा है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, ठीक है ना। और कह रहे कि और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ये आयत है, आयत की चौड़ाई हमें कितना बता रहा है कि जो वर्ग की भुजा है उससे 4 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा कितना आया है, तो 12 सेंटीमीटर हमारा आया हुआ है, तो 12 में से 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हमारा क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई को ब्रीड्थ कहा जाता है, बी से दिखाया जाता है, चौड़ाई हमें पता चल गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अब आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, आयत का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें आयत की चौड़ाई पता है, तो आयत की चौड़ाई पता है और आयत के क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल हमें मिलता है। आयत का चौड़ाई हमको पता है, सबसे पहले परिमाप पर सेट करके रखेंगे, पहले सबसे पहले हम लंबाई ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे लंबाई ज्ञात होगी, लंबाई कैसे ज्ञात होगी, लंबाई ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या कि जो चीजें हमको प्राप्त हो चुकी हैं, जैसे हमको चौड़ाई प्राप्त हो चुका है, तो होता क्या है कि दूना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। 48 सेंटीमीटर दोनों का परिमाप था, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई हमारा 8 आ चुका है, ठीक है। ये 48 है ही, लंबाई हम लोग निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा हमारा, 8 गुना के 16 हो जाएगा, ये हमारा 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2l बराबर 48 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2l बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे, 8 में से 6 गया, 2 हो गया हमारा, और 4 में से 1 गया तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी l बराबर कितना आ गया, तो 32 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 दूना के 32, ठीक है ना, 16 दूना के 32। अब क्या करेंगे कि हमें लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, परिमाप के एरिया हमको पूछ रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है,
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमें प्राप्त हो गया है कितना 16 और चौड़ाई हमारा 8 आ गया। आप गुणा कर दीजिए, यहाँ 96 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। 96 नहीं आएगा, 16/128 होता है ना, सॉरी गलती हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग पहले लंबाई ज्ञात कर लिए है, चौड़ाई हमें पता ही चल गया है, पिछले वाले समीकरण से चौड़ाई पता चल गया है और हम लोग इसका एरिया निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। इसका उत्तर फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 4 कह रहा है कि निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। डिग्री की संख्या 440 से 25 अधिक। 440 से 25 अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, तो 440 में 25 जोड़ देंगे तो 465 डिग्री हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 465 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि दे रहा है कि 5 और 1/3 समकोण में, कह रहा है कि 5 समकोण रहेगा और एक समकोण का 1/3 रहेगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न अगला ऑप्शन दे रहा है कि सब देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी ऑप्शन में 5 समकोण तो दिया ही दिया है, सभी ऑप्शन में 5 समकोण तो दिया ही दिया है। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 5 समकोण में कितना डिग्री हो जाएगा सबसे पहले हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9×5=45, यानी 450 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में जो दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1/3 समकोण, तो 1/3 समकोण का मतलब 1/3 समकोण का मतलब 1/3 गुणे 90 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 30×3 90 हो जाएगा, यानी 30 आएगा। तो अगर 30 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। यहाँ 465 हमसे पूछ रहा है डिग्रियों की संख्या, ठीक है ना। तो चलिए अगले वाले पर चलते हैं। अगला वाला दिया है 2/3 समकोण दिया हुआ है, तो जब यहाँ पर 2/3 हम कर देंगे तब तो और ज्यादा इससे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 3 दूना का 6, यानी ये तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। 2/3 का मतलब 2/390 में गुणा हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। अगला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1/2 समकोण से, आधा का मतलब होता है 1/2, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री आ गया हमारा। 45 डिग्री क्या करेंगे, अगर 450 में जोड़ेंगे तब भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कह रहा है कि 1/6 का मतलब 1/6 की बात कर रहा है, 1/6 की बात कर रहा है, 1/6 की बात कर रहा है। 1/6 समकोण मतलब 1/6 गुणे 90 हो गया हमारा। तो 3 से काटेंगे 2 हो गया, 3 से 30 हो गया, 2 से काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 15 डिग्री इस 450 डिग्री में जोड़ देंगे तो 465 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका आंसर जल्द से जल्द बताइए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग उसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। हम लोग जो 4 फरवरी 2023, ठीक है, जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसी के जो मैथ के जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन शिक्षण से आते हैं और 15 क्वेश्चन गणित शिक्षण से आएगा और 15 क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि 6.75 सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर, 4.5 मीटर दिया हुआ है, 4.5 मीटर
ये तो हमारी क्या दिया हुआ है, ये लंबे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लंबे लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर नहीं 4.5 मीटर चौड़ा फर्श है, 4.5 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, ये हो गया चौड़ाई हमारा, ठीक है, कोई फर्श है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि 6.75 सेंटीमीटर लंबे 4.5 मीटर चौड़े फर्श का 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी वर्गाकार कोई फर्श है, ये सपोज करें कि सबसे पहले कोई फर्श है, जिस फर्श की लंबाई कितना है, तो 6 लंबाई कितना दिया हुआ है, 6.75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। चौड़ाई क्या लिखा हुआ है, इस फर्श की चौड़ाई है 4.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस फर्श में हमको वर्गाकार टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगवाना है, ठीक है ना, वर्गाकार टाइल्स है। तो हम करेंगे क्या कि पहले इस आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, तो उस आयत में इस वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से हम लोग भाग दे देंगे, तो टाइल्सों की संख्या हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो 4.5 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको मैं सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। तो सेंटीमीटर में मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 में जब 100 से गुणा होगा तो 2 जीरो लग जाएगा, यानी 450 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। 450 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ गई और 6.75 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, पहले से हमारे क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना, लंबाई दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालना है हमको, तो एरिया निकालने के लिए 450 सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे 6.75 सेंटीमीटर का। तो 450 गुणे 6.75 को हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 675 बटा में दशमलव का मतलब 1, 2 अंक का मतलब 2 जीरो, 1 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से मैं भाग दे रहा हूं, 5 दूना के यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 नवा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब किससे भाग दे दें हम लोग, चलिए इसका पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हासिल 4 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, हासिल कितना 6 है, 9 6 9 54 हो जाएगा और 54 6 60 होता है, 60 बटा में कितना है, ये 2 है। 2 से जब भाग देंगे तो कितने बार भाग हमारी जाएगी, तो 2 तिहाई 6 सबसे पहले, फिर 0, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यानी 30 37 कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया एरिया आ गया, इस आयत का एरिया आ गया। अब वर्गाकार टाइल की हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, तो वर्गाकार टाइल का कितना दिया हुआ, 45 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टाइल है, यानी 45 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टाइल है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 के स्क्वायर से इसमें भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है, 45 के स्क्वायर से इसमें हम लोग भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अंतिम तरफ बढ़ चुके हैं। ये है 30 क्या है, 3037.5 बटा में क्या हो जाएगा, तो 45 गुणे 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 गुणे 45 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, जब 45 गुणे 45 से जब हम भाग देंगे, 3037.5 है, तो जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इसको हटाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं और नीचे भी मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है। 10 से गुणा हो गया, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं
चलिए अब काटेंगे हम लोग, कटाने का प्रयास करेंगे इसको। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, जब इसको पूरा आप कटाएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 150 टाइल्स आ जाएगा, ठीक है ना, 150 टाइल्स आ जाएगा इसका उत्तर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका आंसर आप लोग फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिखाई दे रहा है, 150 टाइल्स आएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है ना, 12 वाले का सी सही था। बस आप लोग उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से चाहेंगे तो लगा सकते हैं। प्रश्न है कि किसी कक्षा के 21 बच्चों का भार दिया हुआ है, ठीक है, कोई कक्षा है उसमें 21 विद्यार्थी हैं, उनका वजन दिया हुआ है, 21 बच्चों का भार नीचे दिया गया है, आपको नीचे वहां पर उनका भार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कितने बच्चों का भार 35 किलोग्राम से ऊपर और 50 किलोग्राम के बीच में है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सिंपली से लगा सकते हैं, आपको मैं इसका आंसर भी यहां पर लगा दे रहा हूं, आपको वहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि 45 से 50 किलोग्राम के बीच में बच्चों की संख्या आप देख पा रहे होंगे कि एक है 45.2 किलोग्राम का, एक है 45.8 किलोग्राम का, एक है 46 किलोग्राम का। 46 किलोग्राम के दो बच्चे हैं, ठीक है ना, 46.8 किलोग्राम का एक बच्चा है, 47.3 किलोग्राम का एक बच्चा है, 47.8 किलोग्राम का, 48 किलोग्राम का, 49 किलोग्राम का, 49.2 किलोग्राम का एक बच्चा है। यानी टोटल बच्चों की संख्या कितना है, तो टोटल बच्चों की संख्या हो जाएगी 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही भी है, आपको यहां पर आंसर भी दिखाई दे रहा है, प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, चलिए आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न देखने में भले से आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन बहुत ही सिंपली इसका आंसर आता है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि बड़ा क्वेश्चन है, देखते ही आगे निकल जाते हैं लोग, प्रश्न को हल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके सामने है। चलिए प्रश्न क्या है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या दिया हुआ है। यानी आपके यहां पर सामने तालिका दी हुई है, उसमें किस महीने में कितना वाहन बेचा गया है उसी की संख्या दिया हुआ है। और प्रश्न क्या बना रहा है, प्रश्न बना रहा है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में, तो जनवरी में कितना बेचा हुआ है, तो जनवरी में 225 वाहन वो बेचा हुआ है। और उसके बाद से क्या कर रहा है, और मार्च में, तो मार्च में कितना वाहन बेचा हुआ है, तो मार्च में हम लोग देख रहे हैं कि 272 वाहन बेचा हुआ है। मार्च में 272 वाहन बेचा हुआ है, ठीक है। बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हम लोग निकाल ले रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, 5 दूनी 7 हो जाएगा, 7 दूनी 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी इन दोनों महीनों में 497 वाहन बेचा हुआ है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि फरवरी अप्रैल और मई, तो सबसे पहले फरवरी में चलते हैं। तो फरवरी में कितना कम वाहन बेचा हुआ है, 318 वाहन बेचा हुआ है। उसके बाद से फरवरी के बाद से क्या है, अप्रैल में देखिए कितना बेचा हुआ है, तो 180 वाहन बेचा हुआ है। अप्रैल में 180 वाहन बेचा हुआ है। और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, तो मई में कितना वाहन बेचा है, तो 178 वाहन बेचा हुआ है, ठीक है ना, 178 मई में बेचा हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो गया हमारा, और 7 1 8 हो गया, 8 8 16 1 17 को 7 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 1 6 676 हो गया, ठीक है ना। यानी इन 3 महीनों में इतना बेचा गया है और इन 2 महीनों में इतना बेचा गया है। प्रश्न आगे क्या पूछ रहा है हमसे कि मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है, मतलब इन तीनों में से बेचे गए वाहनों की संख्या से ये कितना कम है। तो यानी 676 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दे रहे हैं, 497 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 7 16 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका कितना उत्तर आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 179 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट है, ठीक है ना, 179 होगा। चलिए अब हम लोग इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पैटर्न का दिया हुआ है। इसका क्या आंसर होगा आप लोग जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तब तक हम मिटा के प्रश्न लिख लेते हैं। आंसर क्या होगा इस पैटर्न का आप लोग बताइए। पैटर्न हमारे सामने दिया हुआ है कि 1 + 2 = 3 लिखा हुआ है, 1 + 2 = 3 लिखा हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है कि 3 + 3 = 6 लिखा हुआ है, 3 + 3 = 6 लिखा हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, 6 + 5 = 11 दिया हुआ है, 6 + 5 = 11 दिया हुआ है आपके सामने। आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है कि 11 + 7 = 18 दिया हुआ है, यानी 11 प्लस कितना दिया हुआ है, 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। आगे जस्ट हम लोग बढ़ते हैं तो आगे दिया हुआ है कि 29 + 13 = 42 लिखा हुआ है। नहीं आगे एक सिंपल, सॉरी एक छूट रहा है, 18 + 11 दिया हुआ है कि 18 + 11 बराबर आपके सामने दिया हुआ है कि 18 + 11 बराबर कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है 29 + 13, 29 + 13 बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, तो 29 + 13 बराबर हमारा दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ठीक है। आगे लास्ट क्या लिखा हुआ है कि 42 + x = y लिखा हुआ है और इसी x और y की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, x और y की हमको वैल्यू निकालना है कि कितना आएगा। तो हम लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल पैटर्न दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। इधर कुछ संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, इधर ये संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर एक एक संख्या लिखा हुआ है और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ता जा रहा है। क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या को सबसे पहले 2 को जोड़ा है, फिर 3 को जोड़ा है, फिर 5 को जोड़ा है, फिर 7 को जोड़ा है, फिर 11 को जोड़ा है, फिर 13 को जोड़ा है, तो फिर कितने को जोड़ा जाएगा, तो 17 को जोड़ा जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू 17 आ जाएगी, ठीक है। तो 42 में 17 हम जोड़ दे रहे हैं तो y की वैल्यू पता चल जाएगी, 42 में हम 17 ऐड कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो गया हमारा और 4 1 5 हो गया, यानी y की वैल्यू कितना आ गया, 59 आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे पूछ क्या रहा है अभी, x + y का मान हमसे पूछा है, तो y का मान ये हो गया, x का मान ये हो गया, इसका दोनों को जोड़ दीजिए, तो 59 में कितना जोड़ना है, तो 17 हमको ऐड करना है, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7, यानी 76 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम देख पा रहे होंगे कि बी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग हल कर चुके हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब ये सेशन समाप्त हो चुका है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।